माइक्रोएज मास्टरी मॉड्यूल 5 में हम बात करने वाले हैं क्लीननेस ऑफ अ बेस एंड वाइट मैटर्स। ये एक्चुअली क्यों मैटर करता है, तो ये वीडियो एक्चुअली 5 पार्ट्स में होने वाले। देयर आर 5 पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लीन बेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे डर्टी बेस एक्चुअली क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में कि डर्टी बेस और क्लीन बेस में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हम क्यों डर्टी बेसिस को ट्रेड नहीं करते, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ अ डर्टी बेस, एंड फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ अ क्लीन बेस एंड क्यों हम क्लीन बेसिस को प्रायोरिटी देते हैं, डर्टी बेसिस को हम इग्नोर करते हैं। एंड इसके बाद एज यूजुअल आपको पता ही एग्जांपल्स के साथ हम आगे बातचीत आगे बढ़ाते हैं एंड इन डिटेल हम समझते हैं कि एक्चुअली इन रियल ट्रेडिंग या फिर आप कह सकते हो चार्ट्स में आपको ये चीज़ें कैसे देखनी है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ अ क्लीन बेस, इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर ये क्राइटेरियाज मैच हो रही है इसका मतलब दैट इज़ अ क्लीन बेस। सिंपली अगर आप देखोगे तो प्राइस कंसोलिडेट्स इन अ टाइट रेंज, प्राइस को टाइट रेंज में कंसोलिडेट होना चाहिए और रेंज धीरे धीरे कम होना चाहिए। सेकंड थिंग, नो इरेटिक विक्स, कोई विक या टेल बहुत लंबी लंबी कैंडल नहीं बननी चाहिए, विक्स और टेल्स नहीं होने चाहिए, वोलेटाइल मूव्स नहीं होने चाहिए, वॉल्यूम ड्राई अप होना चाहिए, ग्रेजुअली जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, जैसे जैसे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जैसे बेस लंबा हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम्स ड्राई 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 होते रहना चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर इज इजी टू रीड, यहाँ पे जो है क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एक क्लीन बेस में होती है। एंड अब एक डर्टी बेस के बारे में समझते हैं। डर्टी बेस में क्या होगा, इसी के जस्ट ऑपोजिट चीज़ें होंगी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट लोअर विक्स या अपर विक्स होंगे। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे जो है लार्ज कैंडल्स होगा, उसके साथ यहाँ पे सडन शेकआउट एंड फेकआउट्स इनसाइड द बेस होगा। अब देखो यहाँ पे समझना ज़रूरी है, देखो बहुत लोग समझते हैं कि शेकआउट्स एंड फेकआउट्स आर नॉट गुड, लेकिन शेकआउट्स एंड फेकआउट्स अच्छे होते हैं। एंड मैं इस पर जैसे मैंने बताया था एक वीडियो भी लाऊंगा डिटेल में कि व्हाट आर एक्चुअली शेकआउट्स एंड फेकआउट्स एंड किन केसेस में शेकआउट्स एंड फेकआउट्स अच्छे हैं और किन केसेस में हमें शेकआउट्स एंड फेकआउट्स को इग्नोर करना चाहिए। फॉर द मोमेंट अगर बहुत ज़्यादा शेकआउट्स एंड फेकआउट्स हो रहे हैं, इनसाइड द बेस भी बहुत ज़्यादा विक्स बन रहे हैं, ठीक है, विक्स भी एक तरीके का फेकआउट है। अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ शेकआउट एंड फेकआउट क्या होता है, क्योंकि रिलेटेड है इसीलिए थोड़ा समझना इसको भी ज़रूरी है। मान लो कोई कैंडल है वो ऊपर जाता है एंड ऊपर जाके वो नीचे आ जाता है, ये क्या हुआ, ये भी एक तरीके का फेक आउट हुआ। क्यों, क्योंकि इसने जो है एक ब्रेकआउट टाइप सा एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया एंड फिर से कैंडल नीचे आ गया। सेम फॉर द डाउन साइड, अगर नीचे जाके ऊपर आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये शेक आउट हुआ, इसने जो है नीचे कुछ स्टॉप लॉसेस खाए एंड वो ऊपर आ गया। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स ये चीज़ें अच्छी होती हैं, ये आपका जो है वॉल्यूम ड्राई अप कह लो या फिर आप जो कह सकते हो अपसाइड सेलिंग होती है, या फिर जो मैं जिसे इन सिंपल वर्ड्स जो ओवरहेड सप्लाई कहता हूँ जिस चीज़ को, उस चीज़ को ये बहुत हद तक कम करता है। बट इनसाइड द बेस ये चीज़ें होना और बहुत फ्रीक्वेंट होना, ये चीज़ें जो है अच्छी बात नहीं होती है। खैर, नो क्लियर ट्रेंड और डायरेक्शन, कोई क्लियर ट्रेंड और डायरेक्शन नहीं है, रैंडम स्पाइक्स है वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम्स जो है रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, वॉल्यूम्स ड्राई अप जो मैंने बताया ग्रेजुअल, वॉल्यूम्स कम होने चाहिए ग्रेजुअली, वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ें जो है ये एक चॉपी या डर्टी बेस होती है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ जाओगे। फर्स्ट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एक क्लीन बेस और डर्टी बेस समझने में, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है पहले आपको 1 मिनट लग जाए डिफरेंशिएट करने में, उसके बाद धीरे धीरे 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स एंड धीरे धीरे आपका आइज ट्रेन हो जाएगा। फिर जैसे आपका चार्टाई बन जाएगा चॉपी और डर्टी बेस आइडेंटिफाई करने में, तो आप इन विद इन सेकेंड्स आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ। देखो अगर प्राइस कंट्रोल में लग रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस कंट्रोल क्या होता है। अगर प्राइस आपको लग रहा है कि यार ये प्राइस मुझे देख के इस प्राइस के कैंडल्स को या फिर जिस तरह से ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से ये वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहा है, इसको देख के अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार ये किसी के कंट्रोल में ऐसा लग रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ अ क्लीन बेस और ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपको प्राइस देख के ये लग रहा है कि ये क्या हो गया या फिर ये तो नहीं होना चाहिए था यार, इससे इसको ऐसा होना चाहिए था, जब आप बहुत सारे चार्ट्स देखते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है। मैंने आपको बताया था कि आपको एंटिसिपेट करना है कि आगे आने वाला मूव कैसा हो सकता है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि यार इसमें तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है या फिर ये जो स्टॉक है वो किसी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, कोई क्लियर कंट्रोल नहीं है। अगर क्लियर कंट्रोल है इसका मतलब धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस चीज़ को फॉर द मोमेंट आप या तो कहीं पे लिख सकते हो या फिर एक आध बार और सुन लेना वीडियो में। अगर क्लियर कंट्रोल लग रहा है कि यार इस स्टॉक में तो किसी का कंट्रोल लग रहा है, इसका मतलब वो एक क्लियर बेस है, क्लीन बेस है एंड उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका पीछे का एक लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो
इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ा पैसा है, और अगर वो किसी स्टॉक में है तो इसका मतलब वो स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और अगर वो स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे स्टॉक उनके कंट्रोल में हो, वो नहीं चाहेंगे कि स्टॉक किसी और बंदे के कंट्रोल में हो। और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो क्या करते हैं, वो फेक आउट शेक आउट्स दे करके उन बंदों को निकालने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से जिससे वो जो स्टॉक है वो धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आने लगे और एक तरीके से वो स्टॉक को चलाने लगे। ठीक है, सो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कह लो या इंस्टीट्यूशंस कह लो, इस तरह से स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली से समझना मुश्किल है, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको क्लियर बेस दिखता है इसका मतलब ये एक चीज़ होती है। ठीक है, एंड दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट, एंड इसी वजह से, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस तो स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अगर उनमें उन्होंने एंट्री कर रखी है, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है, बहुत बड़ा पैसा, तो ऑब्वियसली वो उसे ऊपर ले जाएंगे। इसीलिए हम जो है एक क्लियर बेस खोजते हैं। ठीक है, सो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों मैं क्लियर बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड चॉपी बेस में जस्ट इसका अपोजिट है, कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी भी कम हो जाती है ना। एंड अब यहाँ पे क्या है, दिस रिफ्लेक्ट्स इन डिसीजन ट्रैप्स एंड लैक ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे डर्टी बेस नेगेटिव साइन क्यों है, अब यही चीज़ मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन, वीक हैंड्स के कंट्रोल में अगर कोई स्टॉक लग रहा है या फिर वीक हैंड्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें, उसके साथ हायर चांस ऑफ फेलियर एंड फेक आउट्स, उसके बाद डिफिकल्ट टू मैनेज रिस्क। अगर आप चॉपी बेस ट्रेड करोगे तो आप देखोगे फेक आउट्स या फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बेस फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैनेज रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, एंड इसके साथ शेक आउट्स एंड फेक आउट्स वाली बात तो मैंने बताई दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं है, मैंने क्या बताया, देखो ये जो वीसीपी, जो पैटर्न्स, जो चीज़ें समझते हैं वो क्यों समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं ताकि हम इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन जो है उसे समझ सके कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एक्टिव हैं और कहाँ पे एक्टिव नहीं है, और कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पे कम एक्टिव है। ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट्स फॉलो करोगे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, मुझे एक आध कमेंट्स भी आए थे कि इंस्टीट्यूशंस को कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे देखते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो डायरेक्टली ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल आप डायरेक्टली देख लो। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ फुटप्रिंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, और वो उनमें से एक पार्ट यही है क्लीनलीनेस। अगर क्लीन बेस है इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, और अगर क्लीन बेस नहीं है इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव नहीं है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे जैसे मैंने ये चीज़ आपको बताई कि टाइट रेंज होगा, मिनिमल विक्स होगा, हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, प्रोग्रेसिव वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्लियर कंट्रोल ऑफ बायर्स बाय बायर्स और सेलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो और सेलर्स नहीं मतलब ऑन सेलर्स। ठीक है, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मतलब बायर्स का कंट्रोल होगा प्योरली। ठीक है, और अगर हाँ सेलिंग साइड पे है तो सेलर्स का कंट्रोल होगा, बाई जस्ट आप समझ सकते हो ऐसा कुछ। एंड स्मूथ स्ट्रक्चर होगा, वन साइडेड कंट्रोल आपको दिखेगा। ठीक है सॉरी। एंड की टेकअवेज क्या है, की टेकअवेज देखो क्लीन बेस क्या होता है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। एंड यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग, अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना तो ही आप पोजीशंस डाल पाओगे, तो ही आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे अच्छे साइज़ के साथ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप शायद 5% साइज़ से जाओगे या 7% साइज़ से जाओगे, आप सोचोगे यार मैं 20% साइज़ कैसे डाल दूँ यार, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। तो इसी कॉन्फिडेंस को लाने के लिए जो है मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चार्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तो ही आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 20%, 25%, 30% इनिशियल बाई में डाल दूँ। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में आगे भी बात करेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी वो हैं कि अगर आप एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हो तो फिर इन चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा सा वैलिड लगता है। क्योंकि अगर अभी मैं बात करूँगा कॉन्फिडेंस के बारे में तो आप में वो फेक कॉन्फिडेंस आएगा। देखो कॉन्फिडेंस क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं लाना कि यार मुझे करना है मैं करूँगा, ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं। आपको कुछ चीज़ें देखनी है, एंड उन चीज़ों को देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा था एंड ये स्टॉक ऐसे मूव किया था, जब मैं ये चीज़ अगली बार किसी में देखूंगा तो मैं मिस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब ये चीज़ एक स्टॉक में आई थी ऐसे तो उसने बहुत अच्छा मूव दिया था या इस टाइप से। तो मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन चीज़ों को डेवलप करोगे। तो ये चीज़ जो है जैसे हम स्टडी करते हैं, हम पिछले डेटाज को देखते हैं, उसी तरह से एक तरीके का रिवीजन होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया इफ़ द बेस इज़ नॉट क्लीन कंसिडर स्किपिंग द ट्रेड, अगर बेस क्लीन नहीं है तो स्किप कर दो, कोई और स्ट्रक्चर देखो। अब मेसी बेस इज़ अ वार्निंग साइन, ठीक है, इग्नोर इट। अब ये चीज़ें तो मैंने बात कर ली कि ये जो है नॉर्मली आप कह सकते हो वो हो गया, थ्योरी हो गया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा हम चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले KRN हीट एक्सचेंज एंड ये वाला है KRN। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बहुत एक बढ़िया स्टॉक था ये। ठीक है, इसने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव भी दिया था, सर्किट्स भी मारता था ईजिली। देखो 20% का सर्किट एक, यहाँ पे 14% ऑलमोस्ट चला है, फिर यहाँ पे 10% का सर्किट है, यहाँ पे 10% का सर्किट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 9% है,
फिर 20% में आया तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 13%, मतलब बिग कैंडल्स बनाता था, ठीक है। एंड आपको देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ, या तो आप इसे 2T VCP कह दो, जस्ट लाइक दिस। आपने इसे ऐसे देखा, दिस इज अ 2T VCP, यहाँ पे टाइटनेस आ रही है, इनसाइड बार आ रहा है, ठीक है, दिस इज अ 2T VCP। या तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था एंड उसके ब्रेकआउट के बाद अभी ये एक और 2T VCP फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब बेस के अंदर एक और बेस है एंड इट इज़ अ गुड फॉर्मेशन, ठीक है, आपको ये लग रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक चॉपी बेस है, तो कैसे चॉपी बेस है, इसको क्यों इग्नोर करना है, समझो इस चीज़ को। देखो, वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि ये बेस बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या है, ये वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है। ये वॉल्यूम एक्टिविटी अगर आप देखोगे जैसे जैसे बेस बन रहा है, वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं मुझे तो डिक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे। तो ये जो इस तरह की जो वॉल्यूम एक्टिविटी है ना, ये वार्निंग साइन है। अब अगर आप बोलोगे कि यार आपने एक वॉल्यूम वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे ब्लू वॉल्यूम्स बनते हैं इसका मतलब वो पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स होते हैं एंड वो अच्छे होते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स होते हैं और अच्छे होते हैं, लेकिन इतने सारे और सारे ही यहाँ पे कलर है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जस्ट लाइक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये बेस, ठीक है। ये बेस ऑलमोस्ट यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, अभी भी बेस चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ, इस एक कैंडल को मैं छोड़ देता हूँ बस, ठीक है, इस एक इनसाइड बार को छोड़ देता हूँ। आप मुझे बताओ ये बेस जैसे जैसे फॉर्म हो रहा है, क्या आपको वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे? हाँ। अगर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो कैंडल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा बेस है, इस बेस में क्या आपको एक भी नॉर्मल कैंडल दिख रहा है? नॉर्मल कैंडल मीन्स इस तरह का ग्रे कैंडल, ये होता है नॉर्मल वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, या फिर थोड़ा सा स्लाइटली लोअर वॉल्यूम। तो आपको क्या एक भी दिख रहा है? एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी, वॉल्यूम एक्टिविटी गड़बड़ है। सबसे पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन अगर आप देखोगे कि आपको इसमें विक्स ज़्यादा दिख रहा है, यस। अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ तक बात करूँ, यहाँ तक, तो यहाँ तक फिर भी सही था क्योंकि एक या दो, ये मुझे दो विक्स थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी सारे सही है, ठीक है, ये भी एक कह सकते हो, बाकी सारे ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ये एक्टिविटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि अगर आपको एक बेस जज करना है तो जस्ट ड्रॉ लाइन, इस तरह से 50% में उसे डिवाइड कर दो। आपको जस्ट मान लो मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया इस बेस को, इस पूरे बेस को मैंने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। आपको राइट साइड पे फोकस करना है, जितना बेटर राइट साइड होगा उतना बेटर वो ट्रेड होगा। अगर लेफ्ट साइड में थोड़ी दिक्कत है, वी कैन इग्नोर इट, ठीक है, थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट इन द राइट साइड ऑफ द बेस और द मोस्ट राइट साइड, अगर आप देखोगे ये सबसे बड़ा राइट साइड है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा डिसाइड करने वाला है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे इन चीज़ों को कि यही हमारा डिसाइड करेगा कि पैटर्न आगे फॉलो थ्रू आएगा या पैटर्न फेल हो जाएगा, क्या होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी विक बना रहा है, आप देखो ना, बॉडी आपको दिख रही है क्या? मैं थोड़ा जूम करता हूँ राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड ऑफ द बेस है ये, ठीक है। अब ये जो है बेस का राइट साइड है। अब मुझे इसमें ये बताओ कि यहाँ पे कितने कैंडल्स आपको दिख रहे हैं? देर आर 6 कैंडल्स एंड 6 में से आपको ये कैंडल छोड़ के आप मुझे बताओ कि किसी कैंडल में आपको ऐसा लग रहा है कि यार बॉडी बड़ी है और विक छोटा है। अगर आप इन तीन कैंडल्स को, इन तीन छोड़ो, इन चार कैंडल्स को भी देखोगे, इन 6 में से इन चार को भी देखोगे तो दे आर वेरी बैड कैंडल्स। जहाँ पे भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे ना, जहाँ पे इतना छोटा छोटा बॉडी बन रहा है और विक्स इतनी लंबी लंबी बन रही है, तो जस्ट इग्नोर दैट। और ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सेटअप के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रहा देखो कि स्टॉक चलेगा नहीं यहाँ से, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसे एक और पेसिंग की ज़रूरत है। अब यहाँ पे या तो एक बहुत बड़ा शेकआउट दे, फेकआउट दे, कुछ भी करे एंड उसके बाद फिर से ये बेसिंग में जाए। मान लो फिर से इसने कुछ इस तरह का बेसिंग किया, बहुत बड़ा बेसिंग, जस्ट अ सेकंड में इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। जस्ट मान लो कि इसने अब क्या किया, इसने इसके बाद एक इस तरह से बड़ा बेसिंग किया, फिर उसके बाद इस तरह से एक छोटा बेस बनाया, अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब राइट साइड क्या होगा? ये वाला। एंड अगर ये वाला राइट साइड अब बेटर होगा तो मैं इसमें जो इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये बेस है और मैं यहाँ पे एक बीच में 50% पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये अपना लेफ्ट साइड हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड को थोड़ा बहुत हम ट्वीक कर सकते हैं, या फिर अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा बहुत हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड क्योंकि बेटर होगा अगर, तो यहाँ पे एक फिर से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्टिविटी याद रखना, अगर आपको कहीं भी ऐसा वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रहा है और इंक्रीजिंग में दिख रहा है तो थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाना। देखो, वॉल्यूम के बाद
वॉल्यूम के सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद अगर ऐसा वॉल्यूम आ रहा है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ब्रेकआउट के पहले नहीं आना चाहिए, बेस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बेस है, देखो ये बेस है, इसका ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक कि मैं ऐसे वॉल्यूम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाईएस्ट एवर क्वार्टर वॉल्यूम, हाईएस्ट एवर क्वार्टर वॉल्यूम, और हर कैंडल जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो मुझे याद आया तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब सेम और चीज़ें दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ अगेन सॉरी, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। लेकिन अगर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे मैं ना कुछ इस तरीके से आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं एक रिप्ले बार यूज़ करता हूँ कुछ इस जगह पे, कुछ इस जगह पे करते हैं, ओके। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ वेरी गुड बेस। अगर आप देखोगे ये कितना बड़ा बेस है, 2024 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2024 से लेकर के ऑलमोस्ट जून तक है, मतलब 11 महीनों का बेस है, ठीक है। और 11 महीनों के बेस में आपको बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। देखो अगर आप देखोगे दिस इज अ वेरी गुड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखोगे। हाँ ये छोटा सा है, थोड़ा छोटा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे अर्जेंसी दिख रही है, ठीक है। जब अर्जेंसी इतनी ज़्यादा होती है तो कभी कभी जो है शोल्डर छोटा भी बन जाता है, बड़ा शोल्डर नहीं बनता। खैर अर्जेंसी मतलब यहाँ पे, एक सेकंड में आपको अर्जेंसी भी दिखा देता हूँ इनकेस किसी को नहीं पता तो। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्जेंसी मतलब ये गैप्स, स्टॉक गैप में खुला फिर ऊपर गया, अर्निंग्स आई फिर गैप में खुला फिर ऊपर गया, सो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो जब अर्जेंसी होती है तब स्टॉक थोड़ा सा टाइट होकर निकल जाता है। अब देखो अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, ये बेस तो बढ़िया लग रहा था, सही लग रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे इस बेस में तो यहाँ पे राइट साइड क्या है इस बेस का, इस बेस का राइट साइड ये वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। अगर मैं एकदम आप कह सकते हो जस्ट राइट साइड की बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दिस इज द एब्सोल्यूट राइट साइड, ठीक है। और इस राइट साइड में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा और इसे जूम करना चाहूँगा, ओके। सो अब आप देखो इसमें इसमें दो चीज़ें हैं, इस राइट साइड को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ इस तरह से, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट, या फिर अगर मैं थोड़ा और बेटर डिवाइड करूँ तो यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकंड में एक और लाइन बनाना चाहूँगा। अब मैंने ये लाइन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे आई थी अर्निंग्स, देख सकते हो अर्निंग्स आई थी बढ़िया, उसके पहले से स्टॉक गैप में था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप खुला, इसके बाद यहाँ पे इसने गैप बनाया और ये एक अनफिल्ड गैप है, उसके बाद इसने जो है यहाँ से गैप को जस्ट टेस्ट किया फिर ऊपर चला गया, एंड उसके बाद इसने फिर से यहाँ पे गैप बनाया, फिर अर्निंग्स आई तो इसने फिर गैप बनाया एंड उसके बाद ऊपर ही सस्टेन करता रहा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे तो बातचीत बहुत बढ़िया चल रही थी, यहाँ तक तो बात बहुत बढ़िया थी, ये बेस बहुत बढ़िया लग रहा था और बहुत बढ़िया बनने वाला था, सबको ऐसा लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, देखो उसके बाद ना स्टॉक इस तरह से निकल जाना चाहिए था कुछ इसी जगह से, ठीक है। इसने जो ये वाला पैटर्न बना दिया ना, इसने इस चीज़ को ख़राब कर दिया। एंड अगर आप देखोगे कि अब स्टॉक में क्या हो रहा है, देखो एक वीक तो ये बना, बट ठीक है इस वीक को मैं मान लूँगा क्योंकि ज़्यादा अभी बॉडी फिर भी दिख रही है हमें। अगर आप यहाँ से देखोगे, इस इतना सा देखो आप, ठीक है, दिस इज़ द, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट साइड एकदम। और इसमें अगर आप देखोगे आपको कितने विक्स दिख रहे हैं, देखो इस कैंडल में भी विक है, इसमें भी विक है, इसमें भी विक है, इसमें भी विक, इसमें भी विक, इसमें भी विक, ये फिर भी ठीक कैंडल है एंड ये दोनों भी चलो ठीक कैंडल है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रेड कैंडल है। खैर एंड क्या वॉल्यूम एक्टिविटी आपको ड्राई होती हुई दिख रही है, ये वॉल्यूम एक्टिविटी क्या आपको ड्राई होती हुई दिख रही है, मुझे तो ड्राई नहीं होती हुई दिख रही। देखो वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे पुश आया, अब ये जो बेसिंग हो रही है इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम एक्टिविटी मुझे ड्राई होती हुई नहीं दिख रही, ठीक है। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। और क्या आपको ये केआरएन जैसा नहीं लग रहा, आप देखो इस चीज़ को, केआरएन में इस तरह का था, इसमें भी इस तरीके का है, क्या आपको ये केआरएन जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल मुझे तो ये केआरएन जैसा ही लग रहा है। जैसे केआरएन में इतने बड़े बड़े विक्स और इतने छोटे छोटे बॉडी थे, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी, देखो इसमें कितना लंबा विक है, इसमें कितना लंबा विक है, बॉडी कितनी छोटी है, सेम फॉर दिस सेम फॉर दिस, ठीक है। सो जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखने लगे सो आपको इसे इग्नोर करना है। अब आगे क्या होता है इसका समझना, जस्ट मैं इसे अब रिप्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, देखो फिर से थोड़ा टाइट हुआ, टाइट अभी भी हो रहा है, अब क्या हुआ ये नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसने एक तरीके का ब्रेकडाउन दे दिया है और यहाँ पे जो भी सेलर्स बायर्स जो भी लड़ रहे थे उनको ये अब निकाल रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो ये फिर से ऊपर चला गया, अब यहाँ पे ऊपर जाके क्या करेगा आप देखना, देखो फिर से ये नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया। तो ये वॉलेटिलिटी क्या कर रही है ना, इन यहाँ पे जो वीक हैंड्स बैठे हैं जो इस स्टॉक को इस तरीके से खराब कर रहे हैं वो इन्हें निकाल रही है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, फिर ये स्टॉक देखो नीचे आ गया, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा या फिर जिनको लग रहा होगा ऊपर जाएगा उनको इस यहाँ पे निकाल दिया गया, जिनको यहाँ पे लग रहा था नीचे जाएगा उनको यहाँ पे निकाल दिया गया, ठीक है। सो ये जो वॉलेटिलिटी आई ना, इससे क्या हुआ, इससे जो है अब यहाँ पे जो खराब
आप कह सकते हो खराब इन्वेस्टर्स या खराब रिटेलर्स थे, कोई भी था, मतलब जो इस स्टॉक को चॉपी कर रहा था, उनको यहाँ पे इसने निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर स्टॉक क्या करता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है सेट होने लगेगा थोड़े टाइम के बाद। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पे सेट हो रहा था एंड इसके बाद अर्निंग्स आई एंड स्टॉक ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम इस स्टॉक को ट्रैक करेंगे, क्यों? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर कोई स्टॉक चॉपी है तो या तो उसमें इस तरीके का, ये तो फिर भी छोटा है और बड़े ब्रेकडाउन्स आते हैं और बड़े नीचे और बहुत बड़े कैंडल्स बना के स्टॉक नीचे जाता है फिर बेसिंग करता है। सो या तो वो हो जाए, ठीक है, कि स्टॉक में थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स आए, स्टॉक थोड़ा फेक आउट शेक आउट करे, इससे क्या होगा, ये वाली ऑडियंस जो भी यहाँ पे बैठी होगी वो निकल जाएगी। दूसरी बात, स्टॉक में गैप बन जाए। अगर गैप बनता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक जो है अब क्लीन हो जाएगा। देर इज अ प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई श्योर है कि इसके बाद स्टॉक जो है अब क्लीन हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। गैप बना और गैप अनफिल्ड रह गया और स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है स्टॉक का नेचर अब बदल जाए, ठीक है। सो इसीलिए हम ईपीज और गैप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि ईपीज और गैप्स में ये होता है कि कोई ये जो स्टॉक का जो नेचर है वो बदल जाए, क्योंकि ये स्टॉक का नेचर ही पहले से ही चॉपी था। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके का चॉपी प्राइस एक्शन है, इसने यहाँ पे भी इसी तरीके का चॉपी प्राइस एक्शन किया था, ठीक है। एंड अब जो ये गैप बना है इसमें ऐसा हो सकता है कि ये चॉपी प्राइस एक्शन खत्म हो जाए, तो वी विल वेट, वी विल सी। और अभी तक ये जो जिस तरह से कर रहा है, अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है, चॉपी प्राइस एक्शन तो अभी तक नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अभी तक सही प्राइस एक्शन दिखा रहा है, देखते हैं क्या होता है ना। एंड एक और एग्जांपल आईपीएल का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे ना चॉपी हो रहा था, देखो यहाँ पे ना इसने अर्निंग्स गैप बनाया। देखो ऐसा भी नहीं अर्निंग्स गैप बनाएगा तो चॉपी नहीं होगा, देखो अर्निंग्स गैप है बट अभी भी चॉपी है। देखो कितने विक्स है, यहाँ पे इस कैंडल पे विक है, इसमें भी विक है, ये वाला कैंडल बहुत खराब है, ठीक है, फिर इस ये भी कैंडल बहुत खराब है, तो यहाँ पे जो है अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर क्या हुआ, दिस जस्ट शेकआउट, क्या हुआ, 21 ईएमए के नीचे गया, अगले दिन ऊपर चला आया, ठीक है। जब इस तरीके का होना, इसे हम शेकआउट्स कहते हैं। तो इस शेकआउट ने क्या किया, यहाँ से बहुत सारे वीक हैंड्स को निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टॉक यहाँ पे गया, अभी भी चॉपी था, तो फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद एक और बेस बनाया। देखो ये वाला बेस जो है, दिस बेस इज नॉट गुड, ये बेस अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या किया इसने, एक और बेस बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बेस, इसको इस तरह से इसने एक बेस बनाया, ठीक है। ये बेस अभी भी सही लग रहा था, वॉल्यूम्स कम है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कंपेयर करोगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप इस तरीके से कंपेयर करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम्स जो है वो डिक्रीज होते हुए ही आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, वॉल्यूम्स कम है, दिस इज अ गुड थिंग। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखोगे, मैं एक आध कैंडल और बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक शेकआउट कैंडल होगा अगर ये ऊपर चला जाएगा तो। ओके, सो देखो यहाँ पे नीचे आया, नहीं रुका, ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये भी एक फेक आउट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो अब जो प्राइस एक्शन है वो खराब होने लगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, एंड वॉल्यूम्स जो है अब थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। देखो अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ तो क्या आपको बढ़िया लग रहा है? देखो यहाँ से अगर वॉल्यूम्स देखोगे तो क्या ये वॉल्यूम्स बढ़ रही है? बिल्कुल, ये वॉल्यूम्स अब बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना होगा, वॉल्यूम्स को ड्राई होने का वेट करना होगा। मैंने जैसे बताया था कि बहुत बड़े बड़े कैंडल नहीं बननी चाहिए। यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे थे वो सही बन रहे थे। यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत बड़ा कैंडल है, देखो 7% का डाउन कैंडल, फिर 6% का अप कैंडल, फिर उसके बाद ये वाला 4% का डाउन कैंडल, उसके बाद ये वाला कैंडल जो है गैप में जाके ऊपर हो गया। तो उसके बाद देखो फिर क्या होता है, फिर स्टॉक अभी नीचे जा रहा है, तो फिर स्टॉक अब बेस बनाएगा फिर से। यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक फिर से नीचे जाएगा, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर से बेस इन करेगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। अभी नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये चॉपी लग रहा है, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। सेम यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ से चल रहा था, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये स्टॉक जो है आप देखोगे तो बेसिन करने लगा, ठीक है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे जो है डिसेंटली बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, ये विक ने इस विक के ऊपर ये चला गया था, ठीक है। अगर मैं इस विक पे एक लाइन बना देता हूँ ऐसे, तो अब क्या है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर इसे बेसिंग करना है तो इस रेजिस्टेंस पे इसे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और यही हमें बताता है कि यस दिस इज इन कंट्रोल। और अगर ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो ये क्या हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है। एक आध बार जाता है चलता है, फिर क्या हुआ, फिर ये बेसिंग में आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर चला गया और नीचे आके क्लोज हो गया, फिर क्या हुआ, ये नीचे चला गया और ऊपर आके क्लोज हो गया, फिर क्या हुआ, ये ऊपर चला गया फिर नीचे आके क्लोज हो गया, फिर क्या हुआ, ये ऊपर भी गया नीचे भी गया बीच में
में आके क्लोज हो गया। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें बताती है कि यहाँ पे कोई परफेक्ट कंट्रोल नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये पैटर्न खराब होना स्टार्ट हुआ है। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है, मैं मानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के बाद हमें क्या चीज़ें दिखें तो हमें हाईएस्ट एवर वॉल्यूम को कंसिडर करना है, और क्या चीज़ें दिखे तो हमें इसे इग्नोर कर देना है। देखो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम में मैं मानता हूँ, लेकिन स्टॉक अगर अभी सेट होता है तो अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप ऐसे देखते हो, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ऐसे देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब जाके वॉल्यूम ड्राइनेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन दे दिया है, एंड स्टॉक अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जो चॉपी बना रहे थे या फिर जो वेजिंग अप कर रहे थे, अगर आपने वेजिंग अप वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको इस तरह से आपको बना के बताया था कि लाइक दिस, यहाँ पे जो स्टॉक है वो ऊपर के साइड वेज अप हो रहा है, धीरे धीरे वो हाइज ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइज या तो एक लेवल पे होने चाहिए, जस्ट लाइक इस तरह से पैटर्न बनना चाहिए, या तो अगर टॉप ये है तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए। दोनों चलेंगे, बट इस तरीके का वेजिंग अप नहीं होना चाहिए कि इस तरीके का एक ऐसे बना फिर ऐसे बना फिर ऐसे बना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। सो इसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। ये भी चॉपी बेस बनाता है। सो दिस इज द मतलब कंसेप्ट ऑफ चॉपी बेस, ठीक है। एंड आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चॉपी बेस क्या होता है। चॉपी बेस अगर हमें इसको देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होता है, चॉपी बेस क्लीन कब होता है, तो दो केसेस हैं, या तो गैप बन जाए, कुछ इस तरीके का गैप बन जाए, ठीक है, या तो क्या हो, इस तरीके का एक शेकआउट आ जाए, या फिर इस तरीके का स्टॉक जो है एक डाउन मोमेंटम दे दे, या फिर एक इस तरीके का मूव दे दे जिससे कि जो वीक हैंड्स है वो निकल जाए। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एंड करते हैं वीडियो को, और डेफिनेटली ये जो नोट्स हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप नोट्स भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। इग्नोर करना चॉपी बेसिस को, जितना हो सके इग्नोर करना, ठीक है। चॉपी बेसिस को आपको ट्रेड करना ही नहीं है। नहीं ट्रेड मिल रहा हो, आराम से बैठे रहो, ठीक है। कुछ केसेस हैं जिसमें चॉपी बेसिस भी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, देर आर सम केसेस जिसमें मैं चॉपी बेसिस को भी ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं उसमें, इसीलिए। और क्या प्लस पॉइंट्स है इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।